गुड इवनिंग साथियों। ज्ञान घर यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। बीपीएससी ट्री का प्रैक्टिस सेट चल रहा है और आज हम लोग का 21 प्रैक्टिस सेट है। लगभग 21 यानी 20 सेट कंप्लीट कर लिए, 21 सेट में है। और क्वेश्चंस लगाने के साथ ये हमें महसूस हो गया, ये क्या कहते हैं, एक फील हुआ कि क्वेश्चंस का पैटर्न क्या रहता है और क्वेश्चंस कैसा पूछा जाता है और क्वेश्चंस का ट्रेंड कैसा रहता है। क्या ये सेट कर लेंगे तो बीपीएससी के जो एग्ज़ाम होगी उसमें हम क्वेश्चंस को कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। जी हाँ साथियों, ये कॉन्फिडेंस जरूर आपका बिल्डअप हुआ होगा और एक अंदर से एक जिज्ञासा सा जगह होगा, हौसला बुलंद जरूर हुआ होगा कि कुछ सेट मारने के बाद बीपीएससी का जो क्वेश्चंस का लेवल रहता है वहाँ तक आप परिपक्व हो गए, मैच्योर हो गए, मैच्योरिटी के लेवल आप डेवलप कर लिए हैं सेट करने के साथ। इसलिए ज्ञान घर यूट्यूब चैनल से जो सेट आपके लिए जा रही है बहुत ही कारगर, यानी जितना आप वीवीआई कहिए वो कम है, क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चंस एग्जाम में टकराती है और डायरेक्ट क्वेश्चंस आती भी है। इसलिए इसको इग्नोर नहीं करिए, हल्के में नहीं लीजिए। क्या पता जो इग्नोरेंस ही चीज़ आपके लिए एक घातक बन जाए, क्योंकि जिस चीज़ को इग्नोर करते हैं अक्सर देखा जाता है वो चीज़ हमारे सामने रिप्रेजेंट्स हो जाता है। ठीक है, इसलिए सेट जो है लगाना नहीं भूले, सेट लगातार लगाते रहें। आइए, आपका क्वेश्चंस स्क्रीन पे क्या क्वेश्चंस है। द इमेज फॉर्म बाय रेटिना ऑफ ह्यूमन आई इज, यानी कह रहा है इमेज जो बनता है, ठीक है, रेटिना पे वो कैसा बनता है ह्यूमन आई में। तो याद रखिए ह्यूमन आई जो है एक कन्वेक्स लेंस की तरह होता है और कन्वेक्स लेंस में बना इमेज जो होता है रियल और इन्वर्टेड होता है। देखिए गिफ्ट लगता है, रियल जब लगेगा तो इसके साथ इन्वर्टेड लग जाएगा। वास्तविक हमेशा उल्टा होता है, आपने देखा होगा। और ख्वाब में लगता है कि मैं तो बहुत, यानी वर्चुअल क्या होता है, एक काल्पनिक है। एक ख्वाब देखते हैं आप, ख्वाब देखते हैं सोते सोते, तो अच्छा मैं यहाँ पहुँच गया हूँ। ख्वाब हकीकत दिखाती है और रियल जो है उल्टा दिखाती है। ठीक है, जो रियल में होता है ऐसा होता नहीं है। तो रियल जब भी लगेगा उसके साथ एक गिफ्ट लगेगा इन्वर्टल, और वर्चुअल जब भी लगेगा उसके साथ एक गिफ्ट लगेगा इरेक्ट का। तो वर्चुअल जो होता है हमेशा सीधा होता है, तो ये याद रखिएगा। ठीक है ना, रियल के साथ हमेशा इन्वर्टेड, वर्चुअल के साथ हमेशा इरेक्ट। तो जो हमारे आंख में जो रेटिना पे जो इमेज बनती है, एक प्रश्न ये बन गया कि हमारे आंख में इमेज कहाँ बनती है। तो हमारे आंख में इमेज रेटिना पे बनती है। कैसा बनती है, तो रियल एंड इन्वर्टेड बनती है। ठीक है, हमारा आंख जो है किस तरह का है, तो एक कन्वेक्स लेंस यानी उत्तल अवतल लेंस की तरह काम करती है। बी नंबर इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, अगला प्रश्न में आते हैं हम लोग। द चेंज इन द फोकल लेंथ ऑफ ह्यूमन आई इज कॉज ड्यू टू, यानी ह्यूमन लेंथ यानी जो हमारे आंखों में जो फोकल लेंथ के चेंजिंग होता है, यानी आंख फैला करके देखना, आंख को संकुचित करके देखना, ये डिपेंड करता है सिलेरी मसल्स पे। यही आपके आंख को फोकस्ड करता है और डिफोकस्ड करता है, ये सिलेरी मसल्स है। ठीक है, आपसे पूछेगा कि आखिर प्यूपिल क्या है, तो प्यूपिल जो है ये हेल्प करती है प्रकाश को आंख के अंदर जाने में। ठीक है, कोर्निया क्या करता है, तो कोर्निया जो है ये रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट करता है, यानी हमारे आंख में जो प्रकाश जाती है तो एक रेयर मीडियम से आया और ये आंख जो है एक डेंस है, डेंस से अंदर की ओर प्रवेश किया। इसका मतलब प्रकाश जो है मीडियम चेंज कर रहा है, रेयर से कहाँ जा रही है, डेंसर जा रही है। तो आप कह सकते हैं कि हमारा जो प्रकाश यानी आंख में जो प्रकाश जाती है ये एक रिफ्लेक्शन नहीं रिफ्रैक्शन का फॉलो करता है। किसको, रिफ्रैक्शन। तो यानी रिफ्रैक्शन कराने वाला कौन है, कॉर्निया ही है। ठीक है, आइरिस क्या करता है, तो ये कुछ नहीं है, कितना लाइट जाएगा क्या करेगा ये इसी आइरिस पे डिपेंड करता है, कितना होल बड़ा हो या छोटा हो ये आइरिस पे निर्भर करता है। ठीक है, चलिए, यानी सिलियरी मसल्स के कारण फोकस में चेंजिंग आना और लाइट का रिफ्रैक्शन होना किसका कारण, कॉर्निया के कारण होता है। ठीक है, आइए अगला प्रश्न आते हैं हम लोग। द लीस्ट डिस्टेंस ऑफ विजन के लिए कितना दूरी एटलीस्ट होना चाहिए, तो विजन के लिए एटलीस्ट 25 सेंटीमीटर की दूरी होनी चाहिए। अगर 25 सेंटीमीटर की दूरी होगी उसको आप स्पष्ट रूप से देख पाएंगे। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आपका आता है। द परसिस्टेंस ऑफ विजन फॉर ह्यूमन आई इज, यानी हमारे आंख यानी इमेज बनने के समय तक, यानी हमारा आंख यानी जो आंख में के अंदर जो कोई वस्तु का इमेज बन रहा है तो ये प्रकाश कितना देर तक ठहरे कि उसका इमेज बन जाए। तो याद रखिए 1/16 से, यानी 1/16। ठीक है ना,
नहीं, 1 सेकेंड का 1/16वां भाग तक हमारा अगर लाइट हमारे आंख में अगर ठहर रहा है तो हमारा उसका इमेज बन जाएगा। तो यही कभी कभी आप कल्पना किए होंगे कि चलती हुई पंखा का इमेज आप नहीं बता पाते हैं, क्योंकि उतना देर आपके यानी उतना देर जो है प्रकाश आपकी आंखों में रुक नहीं रही है, जिसके कारण उसकी प्रतिबिंब नहीं बन पा रही है। ठीक है, ठीक उसी तरह से आपका अगर साउंड की बात करा जाए तो साउंड की जो रिपीटेशन होता है कितना देर बाद हम सुन लेते हैं, तो वह 1 सेकेंड का 10वां भाग यानी 1/10 साउंड के लिए 1/10 है। अगर इतना से कम अगर ठहराव हो रही है तो उस बात को आप समझ नहीं पाएंगे, तो ज़्यादा इको होने लगेगा। ठीक है, तो ये हमारा है साउंड के लिए, और प्रकाश के लिए 1/16। अगर कहेगा कि हमारे आंख में 1 सेकेंड में मैक्सिमम कितना इमेज बनता है, तो 1 सेकेंड में जो है 12 इमेज को क्लियरेंस करता है। ठीक है, लेकिन लाइट का उतनी देर ठहराव ना होने के कारण उस 12 इमेज का क्लियर नहीं कर पाता। ठीक है, चलिए आई बात समझ में, कोई दिक्कत? आइए अगला प्रश्न आते हैं हम लोग। द लाइट सेंसिटिव सेल प्रेजेंस ऑन रेटिना एंड सेंसिटिव टू द इंटेंसिटी ऑफ लाइट इज क्या कहलाएगा? देखिए हमारे आंख के अंदर जो है, यानी हम लोग जो है दोनों लाइट को देख पाते हैं, एक डिम लाइट को भी देख पाते हैं और एक ब्राइट लाइट को भी देख पाते हैं। ब्राइट लाइट बोले तो सूरज की प्रकाश, और डिम लाइट बोले तो ट्यूबलाइट। बहुत सारे पक्षी ऐसे हैं या कीड़ा जिसको डिम लाइट नहीं दिखता है, ब्राइट लाइट दिखता है। तो ये हमारे यानी हम लोग के अंदर जो है डिम लाइट और ब्राइट लाइट दोनों देखने की पॉसिबिलिटीज है। वजह है हमारे पास दो तरह के सेल पाया जाता है, एक कोन सेल और एक रॉड सेल। कोन सेल और रॉड सेल, तो एक तरीका याद रखिए, फिर यहाँ कोड हम बताएंगे आपको। C4 कोन और C4 कलर, यानी कलर वाला को देखने के लिए हमारे पास कोन सेल अवेलेबल है और रॉड। ये एंडिंग कहाँ से हो रहा है? डी से, तो डी जो है हमारा डिम लाइट देखने के लिए है। डिम लाइट देखने के लिए कौन सा सेल कारगर है? डिम लाइट देखने के लिए हमारा रॉड सेल कारगर है, और कलरफुल लाइट देखने के लिए या ब्राइट लाइट देखने के लिए जो हमारे पास सेल कारगर है वो हमारे लिए कौन सेल है? C4 कोन, C4 कलर। रॉड डी से एंडिंग हो रहा है, और D4 डिम, यानी डी जो हमारा है वो डिम लाइट के लिए है रॉड सेल, और कौन सेल जो है कलर लाइट के लिए है। क्लियर? चलिए, यानी जहां पॉसिबिलिटीज होगी हमारे पास जो है ट्रिक का खजाना है। ट्रिक का खजाना है, यानी बना देंगे आपको ताकि आप भूलिएगा नहीं, क्योंकि ट्रिक से जो है इंसान को याद रखना आसान होता है। ठीक है, कितना तक हम लोग माइंड में रखेंगे, क्या क्या बात को याद रखेंगे, छोटी चीज़ थोड़ी है। एक समंदर है, कंपटीशन क्या एक समंदर है, ठीक उसी तरह से एजुकेशन भी एक समंदर है। कौन कब कहाँ से क्वेश्चन पूछेगा ये, लेकिन अगर वही चीज़ जो क्या कहते हैं उसको एबंडेंट जो मैक्सिमम बार पूछी जाती है या मैक्सिमम टाइम्स पूछने की जो संभावनाएं हैं, उसकी चीज़ को देखेंगे तो हम लोग समझ में आता है कि इसी अच्छा यही से सिलेबस है, यहाँ से पूछता है क्वेश्चन तो उसी को पढ़ लें हम। ठीक है, द फिनोमिनन ऑफ लाइट रिस्पॉन्सिबल फॉर द वर्किंग ऑफ द ह्यूमन आई, यानी कौन सा फिनोमिनन है जो हमारा लाइट वर्किंग करता है? तो मैंने अभी आपको बताया कि मीडियम चेंज हो रही है, रेयर मीडियम से, जहाँ पे स्पीड ज़्यादा है वो रेयर, जहाँ पे स्पीड कम हुआ हमारा डेंसर। तो आँख हमारा डेंसर है, रेयर से डेंसर की ओर हमारा लाइट आ रही है, इसका मतलब हमारा आँख जो है रिफ्रैक्शन पे फिनोमेनन पे काम करती है। तो आंसर क्या हो जाएगा? रिफ्रैक्शन, रिफ्रैक्शन। चलिए अगला प्रश्न में आइए हम लोग आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कलर इज लिस्ट स्कैटर बाय फॉग डस्ट ऑफ स्मोक, इनमें से कौन है जो कम से कम स्कैटर्ड करता है कौन सी लाइट? तो आपको बिल्कुल पता होगा, आपने सटीक आंसर किया, क्योंकि रेड का वेवलेंथ ज़्यादा होता है, इसकी स्कैटरिंग कम होगा। चाहे वो डस्ट कह दे, चाहे वो फॉग कह दे, चाहे वो कुछ भी कह दे, आंसर हमारा लिस्ट स्कैटरिंग की बात करे तो हमारा रेड ही आंसर होगा, बिकॉज इसके पास वेवलेंथ कम है। बिल्कुल आपने सही सुना। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आपका आता है। द अमाउंट ऑफ लाइट इंटरिंग द ह्यूमन आई इज कंट्रोल बाय, हमारे आंख के अंदर जो है लाइट जाती है उसको कंट्रोल कौन करता है? तो मैंने आपको बताया ये कॉर्निया कंट्रोल करता है। कौन करता है? कॉर्निया कंट्रोल करता है। और अगर ये भी पूछ दे कि हमारे आंख का कौन सा भाग है जहां से लाइट रिफ्लेक्ट करता है, तो भी आप लिखिएगा कॉर्निया ही। क्या लिखिएगा? कॉर्निया ही। द पार्ट ऑफ द आईज रिफ्लेक्ट लाइट इंटरिंग द आई फ्रॉम एक्सटर्नल ऑब्जेक्ट, इनमें से कौन है जो रिफ्लेक्ट लाइट का करता है? बिल्कुल आपने सही आंसर किया, कॉर्निया। देखिए एक ही क्वेश्चन यानी एक ही चीज को कैसे कैसे घुमा घुमा के आंसर किया जाता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आपका आ रहा है। नंबर ऑफ फोर्स
नो फोर्स, नंबर फोर्स नहीं, नो फोर्स एक्ट्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर व्हेन इट इज प्लेस्ड। अगर मान ली कि करंट हमारा कंडक्टर है, इसमें हम चाहते हैं कि इसमें कोई फोर्स डेवलप नहीं हो, तो दो कंडक्टिंग वायर को क्या करें आप पैरेलल समांतर में लगा दीजिए, तो उसमें आप कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं डेवलप करेगा। तो आपको क्या रखना पड़ेगा, दोनों को आपको मैग्नेटिक पैरेलल में कॉम्बिनेशन करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, पैरेलल। चलिए आइए अगला प्रश्न आते हैं हम लोग। ठीक है, व्हाट इज द इंस्ट्रूमेंट विच कैन डिटेक्ट द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इन अ सर्किट। इनमें से कौन सा इंस्ट्रूमेंट है जो ये बता रहा है कि सर्किट में करंट है। तो मैंने आपको बताया मोटर तो हमारा जो है मैकेनिकल एनर्जी से, सॉरी इलेक्ट्रिकल एनर्जी से मैकेनिकल एनर्जी कन्वर्ट करता है, जनरेटर मैकेनिकल से इलेक्ट्रिकल। गैल्वेनोमीटर है, यही आपको करंट मेजर कर रहा है। तो आप आंसर क्या करेंगे, गैल्वेनोमीटर, ए नंबर इज द करेक्ट आंसर। चलिए अगला प्रश्न आता है आपका, विच डिवाइस प्रोड्यूसेस द इलेक्ट्रिक करंट। इनमें से कौन सा डिवाइस है जो इलेक्ट्रिक करंट को प्रोड्यूस करता है। बिल्कुल आपने सटीक आंसर कहा, क्योंकि अच्छा कराए हुए थे, जनरेटर। ठीक है, बहुत अच्छा, बाकी सारे को हम बता ही हुए हैं। यस, यही अच्छा लगता है जब आप कमेंट करते हैं और जब पढ़ा हुआ रहता है तो आप बताते हैं, आंसर करते हैं, अच्छा लगता है। व्हाट इज द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन है क्या। तो ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन जो होता है, इससे मैग्नेटिक फील्ड में चेंजिंग आता है। क्या आता है, मैग्नेटिक फील्ड में चेंजिंग आता है, ये याद रखिएगा। द प्रोसेस ऑफ जनरेटिंग मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट पासिंग थ्रू अ कॉइल, यानी मैग्नेटिक फील्ड से संबंधित है और मैग्नेटिक फील्ड में चेंजिंग आता है। तो ये आपका आंसर डी नंबर द करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, व्हाट हैपेंस टू द करंट इन शॉर्ट सर्किट। क्या होगा जब शॉर्ट सर्किट लगेगा, तो करंट जो होगा क्या होगा, इंक्रीज हेवीली, बहुत ज्यादा मात्रा में इंक्रीज करेगा, यानी आपका सी नंबर इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न आपका आता है, फोकल लेंथ ऑफ प्लेन मिरर इज, यानी फोकल लेंथ यानी प्लेन मिरर का फोकल लेंथ क्या होता है। तो याद रखिए प्लेन मिरर का फोकल लेंथ जो होता है इन्फिनिटी होता है। क्या होता है, इन्फिनिटी होता है। वजह यह है कि आप प्लेन मिरर का फॉर्मूला जानते हैं आप, 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u होता है। ठीक है, 1/u। ऑब्जेक्ट अगर इस प्लेन मिरर के हम सामने रखे हैं तो इसका इमेज बनेगा इधर। अगर ये दूरी हमारा पॉजिटिव है तो ये दूरी हमारा नेगेटिव हो जाएगा। तो ये मिरर से जो इमेज का दूरी होता है उसको हम लोग v से रिप्रेजेंट करते हैं, और मिरर से जो हमारा ऑब्जेक्ट होता है की दूरी होती है उसको हम लोग u से रिप्रेजेंट करते हैं। अगर u पॉजिटिव है हमारा तो v हमारा क्या होगा, नेगेटिव होगा। तो आप देखिए क्या हो जाएगा, दोनों हमारा इक्वल है। ये अगर x दूरी पे तो इमेज भी हमारा क्या बनेगा, x बनेगा। तो 1/f इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/x माइनस 1/x, अपोजिट डायरेक्शन में है तो हमारा क्या हो जाएगा, 0/x। तो यानी हमारा 1/f इक्वल टू क्या हो जाएगा, बोलिए 0/x, यानी 0 को किसी नंबर से डिवाइड करिएगा तो हमारा क्या आ जाता है, इन्फिनिटी आ जाता है। तो यही याद रखिएगा, यानी प्लेन मिरर में जो होता है हमारा क्या होता है, फोकल लेंथ इन्फिनिटी होता है। कैसे इन्फिनिटी आया इसको हम बता दिए, आपको प्रूव कर दिए। एक खास बात और याद रखिएगा कि प्लेन मिरर द्वारा बना इमेज सेम दूरी पे बनेगा, सेम साइज का बनेगा, सेम आकार का बनेगा, बस अंतर आएगा। क्या आएगा, लेटरली इन्वर्सन होता है, मतलब लेफ्ट राइट दिखेगा और राइट आपका लेफ्ट दिखेगा, ये माइंड में रखिएगा आप। ठीक है, बाकी सब चीज सेम होता है। लेटरली इन्वर्टेड होता है या लेटरली इन्वर्सन होता है, इन्वर्टेड नहीं कहेंगे, इन्वर्सन होता है, लेफ्ट को राइट में दिखना और राइट का लेफ्ट में दिखना। इमेज फॉर्म बाय अ प्लेन मिरर, इमेज जो बनता है हमारा हमेशा वर्चुअल बनता है, और जब वर्चुअल बनेगा तो सीधा बनेगा। जो सीधा होगा वो वर्चुअल होगा, जो उल्टा होगा वो रियल होगा, याद। और उल्टा को हम लोग इंग्लिश में कहते हैं इनवर्टेड। क्या कहते हैं, इनवर्टेड। तो यानी इमेज जो बनेगा हमारा प्लेन मिरर द्वारा बनेगा ऑलवेज वर्चुअल एंड इरेक्ट बनेगा, ऑलवेज वर्चुअल एंड इरेक्ट बनेगा। तो हमारा आंसर हो जाएगा सी नंबर द करेक्ट आंसर। ठीक है, वर्चुअल एंड इरेक्ट। कनकेव मिरर गिव्स अ रियल इन्वर्टेड एंड सेम साइज इमेज इफ द ऑब्जेक्ट इज प्लेस, यानी कह रहा क्या कि कनकेव मिरर लीजिए आप, और हमको जितना बड़ा ऑब्जेक्ट है उतना ही बड़ा इमेज चाहिए, तो ऑब्जेक्ट को आप कहाँ रख दीजिएगा। तो अगर आपको सेम साइज का इमेज चाहिए ऑब्जेक्ट के ही बराबर, तो आप ऑब्जेक्ट को उठा करके सेंटर पर कर्वेचर पर रख दीजिए, सेम साइज का मिल जाएगा। ठीक है, और उल्टा मिलेगा, क्या मिलेगा, उल्टा मिलेगा। तो एट सी पे डाल दीजिए, आंसर क्या हो जाएगा, क्वेश्चन ने ढक गया। चलिए ठीक है, सी नंबर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न आता है हम लोग। अ पावर ऑफ द लेंस इज -40, इट्स फोकल लेंथ इज, आप जानते हैं पावर इक्वल टू होता है, पावर इक्वल टू 1/f। पुट कर दीजिए आप, f रोक लीजिए, f बराबर क्या हो जाएगा, 1/p हो जाएगा। और आपका दिया हुआ है 1/ माइनस पावर दिया 40, तो डिवाइड करिएगा कितना हो जाएगा, 0.025 हो जाएगा, माइनस लग जाएगा। तो ये आपका आंसर क्या हो जाएगा,
मीटर में है, आएगा तो ये अच्छा, ये ऑप्शन में कुछ नहीं, 0 डिवाइड करिए जो आएगा 25 मीटर, ठीक है ना। पावर का ऐसा मतलब क्या होता है, डायोप्टर। पावर का ऐसा मतलब क्या होता है, डायोप्टर। और इसको रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग डी से, कैसे, डी से। चलिए अगला प्रश्न क्या हो जाएगा, अ कनकेव मिरर गिव्स वर्चुअल इरेक्ट, जब वर्चुअल है तो ये क्या हो जाएगा, इरेक्ट हो जाएगा। एंड इन लार्ज इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट बट इमेज ऑफ द स्मॉलर साइज देन द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। कह रहा है क्या कि ऑब्जेक्ट को हम कहाँ रख दे कि हमारा जो इमेज बने क्या बने, इन लार्ज बने, ठीक है, बड़ा बने और वर्चुअल बने और इरेक्ट बने। कनकेव मिरर में एक ही कंडीशन है हमारे पास, कौन सा कंडीशन है, इसको हम लोग कहते हैं पोल, ये हमारा फोकस, ये हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर। जब ऑब्जेक्ट हमारा पोल और एफ के बीच हो जाए तब हमारा इमेज जो बनेगा ये मिरर के पीछे बनेगा और वर्चुअल बनेगा। अब मैंने बताया आपको कि अगर ये ऑब्जेक्ट ऊपर है, इमेज भी बन रहा है ऊपर, तो इसी को हम लोग कहेंगे इरेक्ट, सीधा बना। एक कंडीशन याद रखिए, अगर आपसे पूछ दिए कि हम कौन सा मिरर को यूज करें जिसमें हमारा वर्चुअल भी इमेज बने और रियल भी इमेज बने, तो एक ही हमारा मिरर है, उसका नाम है कनकेव मिरर, ठीक है। क्या नाम है, अवतल दर्पण, याद रखिएगा। अवतल दर्पण से बना प्रतिबिंब वास्तविक भी हो सकता है, काल्पनिक भी हो सकता है, उल्टा भी हो सकता है और सीधा भी हो सकता है। सीधा के लिए और काल्पनिक के लिए एक कंडीशन हमारा फुलफिल जस्टिफाई करता है, जब हमारा ऑब्जेक्ट जो है वस्तु को फोकस और ध्रुव पोल के बीच रखेंगे तो हमारा बनेगा वर्चुअल एंड इरेक्ट बनेगा। क्लियर हुआ यहां तक, चलिए ठीक है। तो ये हमारा आंसर क्या हो जाएगा, बोलिए पोल एंड फोकस बिटवीन, सी नंबर इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। बाकी हमारा जो कन्वेक्स मिरर है, कन्वेक्स मिरर वस्तु कहीं हो, कहीं दूरी पर हो, उससे कोई मतलब नहीं है, हमेशा जो इमेज बनेगा हमारा क्या बनेगा, बोलिए बोलिए, सीधा बनेगा, रियल वर्चुअल एंड इरेक्ट बनेगा, कहीं भी बनेगा और ऑब्जेक्ट से छोटा बनेगा, ये याद रखिए। इसीलिए कन्वेक्स मिरर को हम लोग साइड मिरर, यानी आप बाइक वगैरह ड्राइव करते होंगे या कोई भी बस ट्रक, तो उसके साइड जो मिरर होता है वो कन्वेक्स मिरर ही इस्तेमाल किए जाते हैं। वजह, इसकी वजह यह है कि ऑब्जेक्ट कहीं भी रहेगा, बनेगा हमारा इमेज छोटा, ऑब्जेक्ट से छोटा बनेगा। कि अगर बड़ा बन जाएगा तो जैसी गाड़ी अगर करीब आता बड़ का इमेज बन जाता तो दुर्घटना होने की चांसेस बनी रहती, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन आपका आता है, इन ऑप्टिक्स एन ऑब्जेक्ट विच हैज हायर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज कॉल्ड, यानी किसके पास, इन ऑप्टिक्स एन ऑब्जेक्ट विच हैज हायर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज कॉल्ड, यानी जिसके पास रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है हमारा ज्यादा है उसको हम लोग क्या कहते हैं, तो इसको हम लोग कहते हैं ऑप्टिकली, बोलिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसमें ज्यादा, ऑप्टिकली डेंसर, ऑप्टिकली डेंसर कहेंगे। डेंसर में हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होगा, ठीक है ना, और रेयर में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होगा। अगला क्वेश्चन आता आपका, द ऑप्टिकल फिनोमेना ट्विंकलिंग ऑफ ए स्टार इज ड्यू टू, यानी तारे का टिमटिमाना जो है किस वजह से होता है, तो एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन की वजह से होता है। तो याद रखिए एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन, आंसर क्या हो जाएगा, रिफ्रैक्शन, सी नंबर। रिफ्लेक्शन अलग चीज है, रिफ्रैक्शन अलग चीज है। रिफ्लेक्शन जब होगा तो प्रकाश का आना और जाना एक ही मीडियम में होगा, जब रिफ्रैक्शन होगा तो प्रकाश का आना और जाना दूसरे दूसरे मीडियम में होगा, चेंज कर जाएगा मीडियम, उसी को हम लोग कहते हैं रिफ्रैक्शन। जब मीडियम चेंज कर जाए तो रिफ्रैक्शन, जब मीडियम सेम रहे वही रहे तो उसको हम लोग कहते हैं क्या, रिफ्लेक्शन, ठीक है। रिफ्लेक्शन मतलब समझते हैं ना, परावर्तन, हिंदी की बात करें परावर्तन। चलिए अगला क्वेश्चन है, कन्वेक्स लेंस फोकस अ रियल पॉइंट साइज इमेज एट फोकस द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड। कह रहा है क्या कि हमको जो है इमेज चाहिए, क्या चाहिए, एकदम पॉइंट साइज चाहिए, छोटा चाहिए, तो हम ऑब्जेक्ट को कहाँ रख दें। तो अब देखिए ऑब्जेक्ट बहुत बड़ा होगा तो इन्फिनिटी पे रखा रहेगा तो ऑब्जेक्ट हमारा बहुत बड़ा होगा, और उस ऑब्जेक्ट का इमेज जो बनेगा हमारा फोकस से बनेगा तो एक पॉइंटेड बनेगा, छोटा बनेगा, तो आपको ऑब्जेक्ट को रखना होगा कहाँ, एट इन्फिनिटी पे रखना होगा। कहाँ रखना होगा, इन्फिनिटी पे। द यूनिट ऑफ पावर इज, पावर का यूनिट क्या होता है, तो मैंने अभी आपको बताया और बिल्कुल आपने सही कहा, डायोप्टर होता है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न आपका आता है, द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ मिरर इज 20 सेंटीमीटर, द फोकल लेंथ इज, यानी रेडियस ऑफ कर्वेचर और फोकल लेंथ के बीच रिलेशन क्या है। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर जो होता है क्या होता है, बोलिए f/2 होता है, f/2
2 होता है, सॉरी उल्टा लिखा गया, रेडियस ऑफ कर्वेचर जो होता है वो 2f होता है। क्या होता है? 2f होता है। तो यहाँ से फोकल लेंथ निकालिएगा तो क्या हो जाएगा? r/2 हो जाएगा। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर आपका दे दिया 20 सेंटीमीटर, ठीक है। तो आपका फोकस क्या हो जाएगा? 2 से डिवाइड करिए, कितना हो जाएगा बोलिए? 10 सेंटीमीटर। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? 10 सेंटीमीटर। बी नंबर द करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए अगर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नहीं, आपका यही क्वेश्चन इंड किया, ठीक है। तो इंड किया तो फॉर्मूला आप याद है, मिरर फार्मूला। मिरर फार्मूला दर्पण सूत्र क्या है? 1/f = 1/v + 1/u, ठीक है, ये याद रखिएगा। और रेडियस ऑफ कर्वेचर जो होता है 2f होता है, ये याद रखिए। लेंस फार्मूला आप याद रखिए, 1/f = 1/v - 1/u, ये याद रखिए। पावर जो होता है, पावर याद रखिए। पावर को हम p से रिप्रेजेंट करते हैं। लेंस ऑफ पावर 1/f होता है, जिसको आपको f में लेना है, मीटर में, ठीक है। मीटर में करना है, चूंकि ऐसा मत रखें। तो ये आप फार्मूला याद रख लीजिए, हो सकता है एग्जाम में आ जाए, ठीक है। तो इस चीज़ को याद रखिएगा। एक होता है मैग्नीफिकेशन के लिए, तो मैग्नीफिकेशन होता है -v/u या हाइट ऑफ इमेज बाई हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है ना। तो ये आप याद रखिएगा, ठीक है। चलिए, तो इस सेशन के साथ आज का सेशन होता है आपका कंप्लीट। ज्ञान घर यूट्यूब चैनल से आप बने रहें। आपका इस चैनल को देखना और देखने के लिए मैं बहुत बहुत आपका आभार प्रकट करता हूं। अगर सेशन अच्छा लगे तो लाइक भी करिए, शेयर भी करिए, अच्छा नहीं लगे तो डिसलाइक भी करिए। जय हिंद साथियों, थैंक यू सो मच।